नमस्कार। परख के पिछले अंक में मैंने ग्रामसी की उस विचार की चर्चा की थी जो उन्होंने विशेष रूप से पार्टी के बारे में व्यक्त की थी। आज की इस पूरी चर्चा में हम हेजिमनी के बारे में ग्रामसी के विचारों पर बातचीत करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि हेजिमनी शब्द से आप सब परिचित होंगे और अगर आप सोशल साइंस से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो इस बात से भी परिचित होंगे कि विशेष रूप से यह शब्द ग्रामसी से जुड़ा हुआ है। एंटोनियो ग्रामसी ने इस शब्द के प्रयोग के माध्यम से एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसके माध्यम से वे यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्यों पूंजीवादी राज्यों में क्रांति नहीं हुई, जैसे कि घोषणा या जैसे कि उम्मीद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जताई थी। आप सब लोगों को यह अवश्य जानकारी होगी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जो पूरी विवेचना है उसमें यह बात सामने आती है कि एक बार जब पूंजीवादी समाज के भीतर उत्पादन की शक्तियां अपने चरम विकसित रूप में जाती हैं तो वहां पर दो वर्ग सामने आते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। और ये जो ध्रुवीकरण है उसमें वर्किंग क्लास जो है वो प्रोलेटेरिएट के रूप में हो जाता है, सर्वहारा बन जाता है। फिर उसके बाद वह राजनीतिक रूप से संगठित होकर एक क्रांति करता है पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। फिर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होती है। उसके बाद समाजवाद की अवस्था आती है और उसके बाद साम्यवाद की अवस्था आती है। लेकिन अगर हम एंटोनियो ग्रामसी की समस्या को समझें, अगर हम उनके जीवन को याद करें तो मैंने आपको बताया था कि 1926 में एक भाषण देने के कारण उन्हें 20 वर्षों की सज़ा हो गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्हें काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा और आखिरकार जेल में रहते हुए ही 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पूरी परिस्थिति में ग्रामसी के लिए यह एक अबुझ पहेली बन गई थी कि आखिर ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण से पूंजीवादी देशों में, जहां पर काफ़ी हद तक औद्योगिक विकास हो चुका था और जहां पर श्रमिक वर्ग भी अच्छी तादाद में मौजूद था, वहां आखिर क्रांति क्यों नहीं हुई। तो ये जो एक प्रश्न है उससे जूझते हुए ग्रामसी अपनी हेजिमनी की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हमें यह भी याद रखने की आवश्यकता है कि जेल जाने से पहले अपने एक निबंध में भी ग्रामसी ने हेजिमनी शब्द का प्रयोग किया था और हेजिमनी शब्द का जो उनका पूरा प्रयोग था उसमें वे इस बात पर जोर दे रहे हैं जेल जाने से पहले के अपने लेखन में कि एक सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग की हेजिमनी बननी चाहिए, जिसका अर्थ यह था कि उस हेजिमनी को बनाने के लिए श्रमिक वर्ग को अपने छोटे छोटे हितों से आगे जाना होगा और अन्य वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी होगी। मसलन किसानों को या अन्य जो पेटी बुर्जुआ हो सकते हैं उनको अपने साथ को जोड़े और फिर वो जो पूंजीपतियों का वर्ग है उन्हें वो हरा सकते हैं। बहरहाल जब वो जेल में जाते हैं और जब वो वर्चस्व की अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ इसका जो मुख्य लक्ष्य है वह यह बताना है कि आखिर किस तरीके से एक पूंजीवादी राज्य अपना शासन करता है। अब यहाँ जो वर्चस्व या हेजिमनी की जो पूरी अवधारणा है, जिसके लिए कई बार हिंदी में प्राधान्य शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, मैं आमतौर पर हेजिमनी शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो हेजिमनी की जो अवधारणा है उसमें ग्रामसी यह बताते हैं कि यह नागरिक समाज में, सिविल सोसाइटी में सांस्कृतिक रूपकों के इस्तेमाल से विकसित की जाने वाली सहमति है और यह सहमति सक्रिय सहमति होती है जिसमें कि सहमति देने वाला व्यक्ति पूरी तरह से यह महसूस करता है कि जिस चीज पर वह सहमति दे रहा है वह सहमति देने लायक है, वह उसके फायदे की चीज है। तो ग्रामसी यह बताते हैं कि जो एक राज्य होता है उसमें हम दो तरह की चीजों को देख सकते हैं, दो तरह के दायरों के अस्तित्व को देख सकते हैं, जिसमें कि वो एक तरफ राजनीतिक समाज को रखते हैं और दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी को, यानी कि सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसमें न्याय व्यवस्था, सेना, पुलिस, दंडात्मक प्रावधान कानून के ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो राजनीतिक जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, उसके भीतर कई तरह की संस्थाएं होती हैं। कुछ नेचुरल संस्थाएं होती हैं, मिसाल के तौर पर परिवार या चर्च, और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल, मीडिया, क्लब और ऐसे ही कई स्थान।
ग्रामसी का यह कहना है कि जो कंसेंसस का निर्माण होता है, जो आम सहमति का निर्माण होता है, वह नागरिक समाज के भीतर होता है। वे यह बताने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके के मूल्य पूंजीवादी समाज के लिए लाभप्रद होते हैं, उन सभी मूल्यों के बारे में लोगों के भीतर एक तरह की समझ नागरिक समाज के माध्यम से बनाई जाती है। लेकिन यह जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में ग्रामसी का यह मानना है कि वह एक तरफा प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि इसमें अक्सर जो अलग अलग समूह होते हैं, जो मिसाल के तौर पर अगर श्रमिक वर्ग है और वह कुछ मांगे रखता है तो राज्य के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। और नागरिक समाज और राजनीतिक समाज बिल्कुल अलग अलग नहीं है, कई बार इनमें एक परस्पर व्यापन या एक ओवरलैप भी देखने को मिलता है। ग्रामसी यह बताना चाहते हैं कि जो नागरिक समाज है उसके भीतर शिक्षा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह की चर्चाओं के माध्यम से लोगों के भीतर यह सहमति बनाई जाती है, लोगों के मन में यह बात बैठा दी जाती है कि जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है या जो मौजूदा पूरी व्यवस्था है, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक पूंजीवादी समाज के भीतर के जीवन के विविध रूप जो हैं वो सबके फायदे के लिए हैं। और इस सहमति को हासिल करने के लिए कई बार पूंजीवादी समाज जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनकी मांगों को स्वीकार करता है, जिससे इन वर्गों को यह लगता है कि यह जो पूरी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, वो असल में उनकी भी चिंता करती है, वो उनके हित की भी बात करती है। अब ग्रामसी एक उदाहरण देते हैं और वो यह बताते हैं कि जैसे अगर हम ग्लोब को देखें और ग्लोब के भीतर हम नॉर्थ और साउथ के बिंदुओं को देखें तो हम इसे ऐसे देखते हैं और ऐसे स्वीकार करते हैं मानो कि यह पूरी तरह से एक स्वाभाविक तथ्य हो। लेकिन ग्रामसी का जोर इस बात पर है कि कभी एक ऐसी स्थिति रही होगी जब इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं रहा होगा और उसके बाद कुछ मनुष्य आते हैं और वो नॉर्थ और साउथ की स्थापना करते हैं और उसके बाद हम सब उसे एक प्राकृतिक तथ्य के रूप में, एक नेचुरल फैक्ट के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। और इसी तरीके से हेजेमनी काम करती है, जहां हमें हर तरह की चीजें स्वाभाविक लगने लगती हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से या राजनीति का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से या सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति से आप ये पूछेंगे कि दुनिया में मिडिल ईस्ट का अर्थ क्या है, तो उसे यह बताने में संकोच नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट का मतलब खाड़ी देश। लेकिन जब हम इस पर गौर करेंगे शब्द पे, मिडिल ईस्ट पे, तो मिडिल ईस्ट असल में यूरोप के हिसाब से मिडिल ईस्ट है, हमारे हिसाब से वो मिडिल ईस्ट नहीं है। लेकिन इस शब्द का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है मानो वह एक स्वाभाविक तथ्य हो। उसी तरीके से हम हिंदुस्तान के नक्शे को भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे को हमेशा हमारे सामने एक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ऊपर जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और नीचे केरल का हिस्सा है, और हमें यह नक्शा पूरी तरीके से स्वाभाविक लगता है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि शायद बल्कि यह एक तथ्य है कि कभी किसी व्यक्ति ने ही इस नक्शे को बनाया होगा जिसमें ऊपर की तरफ कश्मीर को और नीचे की तरफ केरल को रखा गया होगा। कई बार लोगों ने यह प्रयोग किया है कि अच्छा अगर नक्शा को हम उलट दें तो क्या वो बिल्कुल अस्वाभाविक हो जाता है? वह अस्वाभाविक नहीं होता है, क्योंकि केरल उस समय भी उसी स्थान पर रहेगा जिस समय जहां वह आज है, और जम्मू और कश्मीर या लद्दाख अभी भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस स्थान पर वो अभी हैं। लेकिन ये जो दो बात के उदाहरण मैंने आपको दिए, मिडिल ईस्ट का और नक्शे का, मैप का, वह उदाहरण मैंने अपनी तरफ से दिए, यानी कि ग्रामसी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ग्रामसी का जो मुख्य जोर है वो यही है कि जो अलग अलग तरीके की संस्थाएं होती हैं नागरिक समाज के भीतर, उनके द्वारा यह प्रयास किया जाता है, लगातार यह कोशिश की जाती है कि एक हेजेमनी बनाई जाए, लोगों के भीतर, श्रमिक वर्ग के भीतर यह समझ पैदा की जाए कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो सबके लिए लाभप्रद है, वो उनके लिए भी लाभप्रद है। अब ग्रामसी इस व्यवस्था में बदलाव की दिशा किस रूप में देखते हैं? ग्रामसी इसमें बदलाव के लिए बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। ग्रामसी यह मानते हैं कि जो बुद्धिजीवी होते हैं मोटे तौर पर उनको दो भागों में बांटते हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और जो दूसरे होते हैं वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। वो यह मानते हैं कि हर व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन बौद्धिक कर्म करने का जो एक प्रशिक्षण होता है या जो एक क्षमता होती है वो कुछ खास लोगों में ही होती है। और उनका यह मानना है कि जो ट्रेडिशनल बुद्धिजीवी होते हैं उनका जो मुख्य काम होता है
वह यह होता है कि जो हेजिमनी पूंजीवादी राज्य के द्वारा बनाई जा रही है वो उसे मजबूती देने का काम करे। वो उन सारे तथ्यों पर जोर देते हैं जिससे परंपरागत रूप से चली आ रही चीजें, मौजूदा व्यवस्था में स्टेटस को कायम रखने वाली चीजें कायम रहें, बनी रहें। वहीं दूसरी ओर जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होते हैं उनका यह काम होता है या उनकी यह भूमिका होती है कि वे जनता से जुड़े सरोकारों को उठाएं, उनके मुद्दों को रखें, उनके भीतर, लोगों के भीतर यह चेतना जगाएं कि किस तरीके से जो मौजूदा व्यवस्था है वो उनके लिए अन्याय करने वाली है और इसमें सुधार करने के लिए उन्हें लगातार प्रयास या लगातार कोशिश करनी चाहिए। ग्रामसी यह मानते हैं, वो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वॉर ऑफ पोजीशन और वॉर ऑफ मैनूवर। वॉर ऑफ मैनूवर का मतलब ये हुआ जहां सीधे तौर पर वर्ग संघर्ष की स्थिति हो और जिसमें सीधे संघर्ष के द्वारा किसी को पराजित या किसी को विजेता घोषित किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो वॉर ऑफ पोजीशन है वहां पर जो एक नागरिक समाज के भीतर एक स्थिति होती है जहां खास तरह की सोच को स्थापित करने या उसे चुनौती देने का काम किया जाता है। तो ये जो वॉर ऑफ पोजीशन होता है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो बनी बनाई धारणा है उसे तोड़ने के लिए। और ग्रामसी का यह कहना है कि श्रमिक वर्ग का लगातार यह प्रयास होना चाहिए कि जो सहमति का दायरा है वह उसे अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा उसका विस्तार करने की कोशिश करे। यानी कि अगर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल लगातार श्रमिक वर्ग में या शोषित वर्ग में यह भावना भरेंगे कि उनके साथ शोषण का व्यवहार हो रहा है तो वो खुद को एक तरीके से संघर्ष के लिए या नई तरह की मांगों को सामने रखने के लिए तैयार करेंगे और उन नई मांगों को हेजेमनी कायम रखने के लिए कैपिटलिस्ट स्टेट के द्वारा स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी हेजेमनी कायम रखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी स्थिति आ सकती है, यानी इस पूरी प्रक्रिया से एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे यह व्यवस्था श्रमिक वर्ग के या शोषित वर्ग के पक्ष में मुड़ती चली जाए। तो इस लिहाज से वो एक बदलाव का एक सूत्र भी देते हैं अपने इस हेजेमनी की पूरी धारणा के माध्यम से। ग्रामसी के लेखन में पैसिव रिवॉल्यूशन का भी विचार है और ग्रामसी के लेखन की कुछ बुनियादी सीमाओं की भी बात है जिसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है कि जो बातें मैंने बताई अगर उसमें कुछ ऐसा पहलू है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया, उसमें कई तरह की सीमाएं आपको लग रही हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में सवाल के रूप में दे सकते हैं जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा या फिर जब हम आगे कभी एपिसोड्स के भीतर ग्रामसी की चर्चा करेंगे तो उन पहलुओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे। परख के इस अंक को मैं यहीं रोक रहा हूं। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं और ग्रामसी के लेखन के एक अन्य पहलू के बारे में समझ बनाने का प्रयास हम करेंगे उस अगले एपिसोड में। नमस्कार।